हेलो बच्चों, नवांकुर डी लेसन्स में आपका स्वागत है। मैं वासुदेव शर्मा, क्लास 9th हिंदी क्षितिज का जो लेसन है आज उसके प्रश्नोत्तर कराने जा रहा हूँ। तो हमारा जो पाठ था चंद्रगहना से लौटती बेर, चंद्रगहना से लौटती बेर पाठ का हमने व्याख्या समझा। अब हम इसके प्रश्नोत्तरों की ओर चलते हैं। तो आप अपनी पुस्तक में जब खोल कर देखेंगे तो ये पहला प्रश्न आपको मिलेगा। पहला प्रश्न है, इस विजन में अधिक हैं पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है और क्यों है। देखिए, इस विजन में ये पंक्ति का हमें ये बताना है भाव। तो ये देखिए स्पष्ट है, दिया हुआ है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने नगर के मतवाली रिश्तों पर प्रहार करते हुए कहा है कि यहाँ शहर जैसा स्वार्थ नहीं है। क्योंकि हमने ये पढ़ा था चंद्रगहना से लौटती बेर, केदारनाथ जी चंद्रगहना अपने गांव की ओर लौट रहे थे और उन्होंने खेत पर बैठकर और ये थोड़ा सा प्रकृति का चित्रण किया था। तो उन्होंने बताया यहाँ शहर जैसा स्वार्थ नहीं है। कहने का भाव ये है कि खेत में जब उन्होंने अलसी और गेहूं की बाली, सरसों, इनको सबको देखा तो ये उन्होंने साफ कहा कि जैसे शहर के लोग स्वार्थी होते हैं ना, ऐसे इन पेड़ों में, इन खेतों में स्वार्थपन नहीं दिखाई दिया। यहाँ के लोगों के बीच एक दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम है, सच्ची सहानुभूति है। गांव से विपरीत शहर के लोगों में स्वार्थी प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि ये जो शहर के लोग होते हैं बड़े स्वार्थी होते हैं। यहाँ से मनुष्यों का आपसी प्रेम व्यवहार लुप्त हो जाता है। इसलिए कवि ने नगरीय संस्कृति के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया है। कहने का भाव ये है कि कवि ने ये कहा है कि नगर के जो लोग होते हैं बड़े अधिक स्वार्थी होते हैं और अपनी संस्कृतियों को वह भूले रहते हैं। इसलिए कवि को नगरीय संस्कृति की ओर अधिक आक्रोश है। ठीक है, अब हम इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न लिखा हुआ है, सरसों को सयानी कहकर कवि का क्या कहना चाहते हैं। हमने पंक्ति में पढ़ा था, है ना, सरसों सयानी। क्योंकि सरसों का पेड़ हर फसल से बड़ा होता है, चने से, गेहूं से, अलसी से, इसको सयानी कहा जाता है। यहाँ सरसों के सयानी होने का तात्पर्य उसकी फसल के पक जाने से है, अर्थात सरसों की फसल अब परिपक्व होकर कटने को तैयार है। तो ये उसका सयानी कहने का तात्पर्य था। तीसरा प्रश्न देखें आप। तीसरे प्रश्न में लिखा है, तीसरे प्रश्न दिया है, अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। हमने अभी पढ़ा था अपने पुस्तक में, अलसी के फूल बड़े नीले रंग के दिखाई दे रहे हैं। तो कवि ने अलसी को एक सुंदर नायिका के रूप में चित्रित किया है। कवि ने ये बताया है कि अलसी एक नायिका की तरह हिल डुल रही है, कमर झुका रही है, उसका चित्त चंचल है, वह अपने प्रियतम से मिलने को आतुर है। कहने का भाव ये है कि कवि ने जब खेत पर बैठकर और अलसी की ओर देखा तो उन्होंने उसको मानवीकरण के रूप में दे दिया और ऐसा लग रहा है कि उसका मन बड़ा चंचल है और वह अपने प्रियतम से मिलने के लिए तैयार है ना, और विवाह करना चाहती है। प्रथम स्पर्श करने वाले को हृदय से अपना स्वामी मानने के लिए तत्पर है। ये हमने पंक्तियाँ उसमें पढ़ा था, लिखा हुआ था, पहले स्पर्श जो करे मैं दूँ अपना दिल, इसी तरह पंक्ति ने थी। तो ये तीसरा प्रश्न है, इसमें अलसी के मनोभावों का वर्णन किया
गया है। अब हम देखिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में दिया गया है अलसी के लिए हठीली। अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है? कवि ने हठीली कहा है अलसी के लिए, तो ये एक प्रकार की विशेषण है। कवि ने अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग करके उसके चरित्र पर प्रकाश डाला है। ठीक है, क्योंकि वह चने के पौधे के बीच इस प्रकार उगाई है मानो जबरदस्ती वह सबको अपने अस्तित्व का परिचय देना चाहती है। देखिए चने का खेत था, बीच बीच में अलसी उगाई। जब अलसी उगाई, वो अलसी को बोया भी नहीं था और उगाई है, तो कवि ने उसको क्या कहा? हठीली कहा है। ठीक है, एक चने के खेत में वह निकल आई, तो वह अपना अस्तित्व बताना चाहती है, जबरदस्ती निकल आई है और हठीली है। उसके सिर पर उगे हुए नीले फूल, क्योंकि अपन ने देख पढ़ा था अलसी के फूल जो होते हैं नीले होते हैं, है ना, उसकी इस हठीली प्रवृत्ति को परिभाषित करते प्रतीत हो रहे हैं। तो वह अलग दिख रही है। चने के पेड़ का जो फूल होता है हल्का सा गुलाबी होता है और छोटा है अलसी के अपेक्षा। अलसी ऊपर है, निकल आई है, और उसका जो फूल है बड़े नीले रंग का है, अलग दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ऊपर की ओर बढ़ती चली जा रही है। तो ये इस पाठ का चौथा प्रश्न था। इस प्रश्न के उत्तर आपको अपनी कॉपी में अपडेट करना है। अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में लिखा हुआ है चांदी का बड़ा सा गोल खंबा। चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, ये पंक्ति की लाइन है। इसमें कवि की किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है? तो ये देखिए आपकी पुस्तक में प्रश्न आया है, हम इसका उत्तर बोलते हैं। चांदी का बड़ा सा गोल खंबा से कवि का तात्पर्य नगर की सुख सुविधा तथा स्वार्थपूर्ण जीवन से है। ठीक, इसे पाकर भी लोगों की इच्छाएं खत्म नहीं होती। कहने का भाव ये है कि व्यक्ति पर इतना पैसा हो जाता है और बड़ा धनाढ्य हो जाता है, सुख सुविधाएं होती हैं, लेकिन स्वार्थपूर्ण जीवन होने के कारण वह उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता और आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक, चांदी के बड़े खंभे के माध्यम से कवि ने मानव प्रवृत्ति का अत्यंत सूक्ष्म वर्णन किया है। इन पंक्ति के माध्यम से बताया है मानव बड़ा स्वार्थी है और वह चांदी भी रख ले तो भी अपने को लालची बनाए रखता है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर था। अब हम अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है छठवां, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। हमने पंक्ति में बहुत अच्छे से पढ़ा था, है ना, और चने के बारे में बड़ा मानवीकरण किया था कवि ने यहाँ चने के पौधे का मानवीकरण किया है। चने का पौधा बहुत छोटा सा है, उसके सिर पर फूला हुआ गुलाबी रंग का फूल ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वह अपने सिर पर गुलाबी रंग की पगड़ी बांधकर सज धज कर स्वयंवर के लिए खड़ा हो। हमने पढ़ा था कविता में, क्योंकि चने का पेड़ और उस पर फूल उगाया है और वह गुलाबी रंग का है, तो कवि ने एक मानवीकरण करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि वह फूल के माध्यम से पगड़ी बांधे हुए है, सिर पर मुरेठा बांधने पड़ा था, मुरेठा बंधा हुआ है, तो गुलाबी रंग का एक मुरेठा बंधा हुआ है, बड़ा सज धज कर और विवाह करने के लिए, स्वयंवर में जाने के लिए तैयार है। इस तरह कवि ने अपनी कविता में हरे चने का बड़ा सौंदर्य वर्णन किया है। देखिए अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है? उन पंक्तियों को हमें ढूंढना है। तो कवि ने जो जिन मानवीकरण से मतलब मानवता वाली बातें बताई हूँ, जिन पंक्तियों में हमें ये पंक्ति मिलती है, लिखा है यह हरा ठिगना चना बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाब फूल का सज कर खड़ा है। यह हरा ठिगना चना, ठिगना उसे कहते हैं छोटा सा होता है कोई व्यक्ति, है ना, ठिगने कद का है। तो यहाँ चने के पेड़ के लिए कवि ने ठिगना कहा है। बांधे मुरेठा शीश पर,
क्योंकि शीश मनुष्य का होता है, मानव का होता है, तो यहाँ कवि ने चने के पेड़ को शीश कहा है, मुरेठा बांधे हुए पगड़ी बांधे हुए कहा है। छोटे गुलाबी फूल का, है ना, सज कर खड़ा है, ऐसा लग रहा है कि दूल्हा बन के तैयार खड़ा हो। पहले तो ये पंक्तियों में था मानवीकरण। दूसरे में देखें, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी अटीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूल फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह दे हृदय का दान उसको। अब हृदय का दान देना एक मानव की ही कला होती है और एक मानव ही इस बारे में कर सकता है। तो ये यहाँ पर कवि ने इस अलसी के लिए भी मानवीकरण के रूप में बताया है। कहा ये हटीली है और देह की पतली, यानी पतले डंडी वाली होती है वह, कमर की लचीली, चूँकि एक लड़की के रूप में होती है, तो कवि ने उसे एक पतली कमर वाली विशेषण में कहा है। ठीक है। और सिर पर चढ़ाकर, चूँकि इंसान का सिर होता है या किसी महिला का सिर होता है, तो यहाँ कवि ने अलसी के फूल पेड़ के लिए सिर का विशेषण दिया है और कहा यदि मुझे कोई छू ले तो मैं उसे अपने हृदय दान कर दूँ। तो ये इन पंक्तियों में पूरी तरह मानवीकरण कवि ने किया है। देखिए और लिखा है, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में जाने के लिए। अब यहाँ सरसों के बारे में भी कहा है, सयानी हो गई है। सयानी उसे कहते हैं जो बड़ी हो जाए, तैयार हो जाए। हाथ पीले, विवाह में मंडप में बालिका के हाथ पीले किए जाते हैं, तो यहाँ पीले फूलों के माध्यम से कवि ने इसको हाथ पीले किए हुए बताया है। ठीक, तो इस तरह ये क्लियर होता है कि इन पंक्तियों में मानवीकरण किया गया है। ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 8 में दिया है, कविता में से उन पंक्तियों को ढूंढिए जिनमें निम्नलिखित भाव व्यंजित हो रहे हैं। और चारों तरफ सूखी और उजाड़ जमीन है, लेकिन वहाँ भी तोते का मधुर स्वर मन को स्पंदित कर रहा है। चूँकि ये अर्थ बताया गया है, हमें ऐसी पंक्ति को ढूंढना है। तो ये पंक्ति हमारे पाठ में आई थी, दूर दिशाओं तक फैली है बांझ भूमि पर, इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार क्रूप खड़े हैं, सुन पड़ा है ना मीठा मीठा स्वर तोते का टें 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 टें। ये पंक्ति और उजाड़ जमीन से, बंजर से संबंधित थी और बड़ा मीठा स्वर तोते का सुनाई दे रहा था। तो ये 8वें प्रश्न में ये पंक्तियाँ थीं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, और सरसों की ना पूछो, और सरसों की ना पूछो। इस पंक्ति में बात को कहने का एक खास अंदाज है। हम इस प्रकार की शैली का प्रयोग कब और क्यों करते हैं? ठीक, तो देखिए यहाँ बताया है, एक वस्तु की बात करते हुए दूसरे वस्तु के बारे में बताने के लिए हम इस शैली का प्रयोग करते हैं। ठीक, कोई वस्तु के बारे में हमें बताना है तो हम दूसरी वस्तु की तुलना करते हैं। ठीक है, तो हम इस शैली का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की शैली का प्रयोग वस्तु की विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करने तथा बात में रोचकता बनाए रखने के लिए किया जाता है। क्योंकि हमें इस किसी वस्तु के बारे में बढ़ा चढ़ाकर कोई बात कहना है तो उसमें ऐसी रोचकता आ जाए कि लोग उसको पसंद करें। ठीक है, तो हमें ऐसे विशेषणों का प्रयोग करना होता है। तो ये इस पंक्ति में जो कहने का खास अंदाज था, इस शैली का प्रयोग किया गया था। अब हम अगला अंतिम प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, आप अपनी पुस्तक को जब खोल के देखेंगे इस पाठ के प्रश्नों को, आप ये प्रश्न भी ले लेंगे और अब आपको ये उत्तर अपनी कॉपी में अपडेट करने हैं। 10वां प्रश्न लिखा है, काले माथे और सफ़ेद पंखों वाली चिड़िया आपकी दृष्टि में किस प्रकार के व्यक्तित्व का प्रतीक हो सकती है? देखिए, काले माथे वाली, हमने पढ़ा था ये चिड़िया आई। यहाँ काले माथे और सफ़ेद पंखों वाली चिड़िया दोहरे व्यक्तित्व का प्रतीक है।
ठीक। वे लोग जो ऊपर से समाज के शुभचिंतक बने फिरते हैं तो अंदर ही अंदर समाज का शोषण कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। दोहरे दो रंग वाली, काले माथ और सफ़ेद पंखों वाली, कहने का मतलब ये है कि मन के तो वो काले हैं। यहाँ कवि ने उस चिड़िया के माध्यम से व्यक्तित्व बताया है। कुछ लोग कैसे होते हैं, मन के काले होते हैं और ऊपर से बड़े अपने शुभचिंतक बने फिरते हैं। तो ये कवि ने यहाँ बताया है। समाज का शोषण करते रहते हैं और अपना कार्य पूरा करते हैं। ऐसे समाज सुधारकों का वास्तविक रूप कवि ने चिड़िया के उदाहरण द्वारा स्पष्ट करने की कोशिश की है। तो कवि ने ये बताया है कि ऐसे जो लोग होते हैं बड़े समाज सुधारक बने फिरते हैं और लेकिन अंदर से मन के बड़े काले होते हैं। तो ये कि काले माथ वाले सफ़ेद पंखों वाली चिड़िया कवि ने इस पंक्ति में बताया था। तो ये रचना की अभिव्यक्ति से वाले प्रश्न उत्तर हैं। हमने इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तरों को आपको बताने का प्रयास किया है। अब मुझे आशा है आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक। मैं वासुदेव शर्मा आपसे अब विदा लेता हूँ और अगले ऑडियो में आपसे पुनः मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए सभी के लिए नमस्कार।